हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आज है हमारा यूनिट नंबर 2 सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन 2025 का जो नया सिलेबस है, इसका है हमारा डेमो लेक्चर डे नंबर 2। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 जो आपका है हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, मेजर डिजीजेस एंड हेल्थ पॉलिसीज, प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस। इस टॉपिक के ऊपर जो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उसमें आपके 3 चीज़ें दी हुई हैं, 3 बीमारियों के बारे में दिया गया है सिलेबस में। एक है आपका डायबिटीज़, दूसरा है आपका हाइपरटेंशन एंड द थर्ड वन इज़ डिप्रेशन। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छे से बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे, तो आपका पूरा चीज़ कवर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन इससे आएगा, तो वो भी आप आज की लेक्चर देखने के बाद सॉल्व कर पाएँगे, क्योंकि हम क्लास को पढ़ाने के बाद उसके एमसीक्यूज़ भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, उसको भी सॉल्व करवाएँगे। तो सिंस इट इज़ अ डेमो लेक्चर, तो अगर आपको फुल कोर्स में एनरोल करना है, तो आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर जाके एनरोल कर सकते हैं, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर 7049200973 पर मैसेज करके क्लास में लिंक लेकर एनरोल कर सकते हैं। बैच का प्राइस दोस्तों काफ़ी कम रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ 650 रुपीज़ है। बाकी जगह कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे इससे अच्छा कंटेंट आपको कोई भी नहीं देगा, ये चीज़ मैं एश्योर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो देखते-देखते और इससे ज़्यादा प्राइस में भी आपको कोर्स मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं जॉइन करना, तो आप जॉइन कर सकते हैं। बाकी की आप फीडबैक ले सकते हैं अपने सीनियर से, जो भी मेरे से काफ़ी सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है? तो ये है यूनिट 1 आपका, मैंने बता दिया। देख सकते हैं आपका सिलेबस थोड़ा-सा मतलब जो भी इंक्रीज़ किया गया सिलेबस को, पहले 9 चैप्टर्स आते थे, अब कितने कर दिए गए हैं? 8 कर दिए गए हैं। पर जो 8 हैं, ये इतने ईज़ी नहीं है जितना पहले हुआ करते थे। आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपसे नहीं हो पाएगा ये। और ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक भी मैं नहीं बता सकता कि यार एनसीईआरटी पढ़ लो, यहाँ से हो जाएगा। तो मैं हर टॉपिक के लिए, जैसे मैं यूनिट 1 के नोट्स बना रहा था इतने दिन से, तो पूरे-पूरे अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके लिए पढ़ाया मैंने कल आकर। तो जितने अच्छे नोट्स हैं, अगर आप मेरा नोट्स ही पढ़ लेंगे ना, तो आपको पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। क्योंकि मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करके उसमें नोट्स को बनाता हूँ और आपको डिलीवर करता हूँ जो भी कंटेंट है। तो यूनिट 1 देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए नई होंगी। फिर यूनिट 2 आपका साइकोलॉजी है, यूनिट 3 सारे गेम्स उठा के दे दिए हैं, यूनिट 4 में योगा, यूनिट 5 न्यूट्रिशन, थोड़ा-सा ईज़ी है लास्ट के यूनिट्स पर अगर हम कंपेयर करें स्टार्टिंग के यूनिट से तो। 8 चैप्टर है, आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दे लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। वहाँ पे लाइव लेक्चर्स चलेंगी आपकी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको, सारा कुछ मिल जाएगा। तो बात करते हैं जो नया रिटन टेस्ट का पैटर्न है आपका, मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जो नया रिटन टेस्ट का पैटर्न है, ये क्या आया हुआ है। पहले आते थे आपके 50 क्वेश्चंस, जिसमें से कोई भी 40 करने रहते थे, पर अब क्या हो गया है, 50 क्वेश्चंस आएँगे एंड ऑल 50 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। एक क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का, तो 50 क्वेश्चंस आएँगे, तो कितने मार्क्स हो गए? 5 5 जा 25, मतलब 250 नंबर का पेपर होगा, ठीक है? एमसीक्यू बेस्ड होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, और जैसा आपको ऑनलाइन जाके सेंटर पर एग्जाम देना पड़ेगा, वैसा आप घर बैठे-बैठे दे सकते हैं, जैसा एनटीए कराती है। डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पे अगर आप कोर्स परचेज़ कर चुके हैं, तो आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स वेबसाइट के थ्रू जाके सेम टू सेम उसी पैटर्न में एग्जाम दे सकते हैं, घर बैठे-बैठे पूरे सिलेबस का, जो मैं कराऊँगा अभी आपको। ठीक है, तो ये क्लासेस के बारे में और डिटेल से और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल तो सारे कुछ दिया गया है, आप वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पे देख लीजिएगा। और एक चीज़, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल हैं, जिसमें आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, कब फॉर्म आ रहा है, कब क्या हो रहा है, क्योंकि मैं शुरू से लेकर आखिर तक आपको गाइडेंस भी देता हूँ इस कोर्स के अंदर। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बहुत हो गई बातें ये वो यो, अब हम आते हैं मुद्दे पे जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो आज की क्लास में बात करेंगे मेजर डिजीज़ेज़। कल तो मैंने पढ़ाया था आपको कम्युनिकेबल के बारे में, फिर लास्ट में एमसीक्यूज़ कराया था, आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी काम का है। आज हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो इसमें आपका सिलेबस में दिया 3 चीज़, एक दिया डायबिटीज़, दूसरा दिया हाइपरटेंशन, तीसरा दिया डिप्रेशन। है तो इज़ी, पर छोटा-सा दिख रहा है, पर है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा अच्छे तक जाएँगे। तो ये कल मैंने पढ़ा दिया था आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, काफ़ी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हमें आज की क्लास को पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है? तो ये रहा हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपको लेफ्ट साइड में एक इमेज दिख रहा होगा, एक पेड़ उगा है, उसके रूट्स देख सकते हैं आप। मतलब इतने सारे क्या दिया है यहाँ पे, दिया है हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक, डायबिटिक्स, कैंसर, क्रोनिक लंग डिजीज, या फिर अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये सारे हमारी बीमारियां हैं। इसकी जड़ क्या है, देख सकते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, हमारा लेजीनेस, हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं,
अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं या फिर टोबैको, तो ये सारी चीज़ें हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को बढ़ावा देती हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं क्या? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ एनसीडीज़ आर द डिजीज़ेज़ दैट आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होती हैं। वो बीमारी खुद अंदर से इंसान डेवलप करता है। कैसे करता है? मैंने बताया यहाँ पे इतने सारे जड़ देख सकते हैं, रूट कॉज़। और हमने कल पढ़ा था कम्युनिकेबल जो ट्रांसमिट होती है इन्फेक्शन के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान को, तो नॉन कम्युनिकेबल वही हो गया ना जो ट्रांसमिट नहीं होती। तो एनसीडीज आर ऑल्सो नोन एज लाइफस्टाइल डिजीजेस और क्रोनिक डिजीजेस। लाइफस्टाइल डिजीज मतलब जो हम अपने लाइफस्टाइल के थ्रू अपने अंदर खुद ही डेवलप कर रहे हैं बीमारियों को, और लंबे समय तक चलता है, इसलिए इसको क्रोनिक डिजीज भी कहते हैं। तो मेजर 6 रिस्क फैक्टर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर एज फॉलोज। अब क्या-क्या मुख्य 6 कारण हैं जिनके चक्कर में हमें ये जो हो सकती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो एक-एक करके देखते हैं। पहला है आपका सिगरेट या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ स्मोकिंग को आप कंज्यूम कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल अब्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर क्या बोला है, फेलियर और इनएबिलिटी टू ऑब्टेन प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज़। तो जो भी आपको चाहिए नेसेसरी चीज़, जिससे आप बीमारियों को दूर कर सकें, आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है, ठीक है? हाइपरटेंशन कंट्रोल के लिए कोई आपको बता नहीं रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है आपके पास, आप वहाँ तक रीच ही नहीं कर पा रहे हैं, कैंसर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको डायबिटीज़ हुआ है तो आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ वन क्या दिया आपका? लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि आपका दिया डाइटरी पैटर्न्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप बैठे-बैठे चिप्स खा रहे हैं घर में, पूरा लाइफस्टाइल के चक्कर में आपको हो रहा है। तो ये चौथा कारण हो गया। पाँचवाँ कारण क्या है हमारा? एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, मतलब मेरा वातावरण, जैसे कि ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। जहाँ भी मान लीजिए हम काम करने जाते हैं, एकदम हीट है वहाँ पे, या फिर एकदम डस्ट है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब भी इसमें आ जाएँगे एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स में, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। फिर क्या हो गया? लास्ट वन हमारा जो छठवां फैक्टर है, मेजर कॉज़ में ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो है हमारा स्ट्रेस फैक्टर। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिलकर मुझे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को मेरे शरीर के अंदर पैदा कर रही हैं। बाहर से मैं एक्वायर नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही जनरेट कर रहा हूँ। कैसे? अपने लाइफ़स्टाइल से। अल्कोहल खुद कंज़्यूम कर रहे हैं ना, कोई आपको थोड़ी दे दे रहा है कि वो पी रहा है उसको तो उसको बीमारी आपको भी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना? आप फिजिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, इनएक्टिव हो, टोबैको कंज़्यूम कर रहे हो, अनहेल्दी डाइट कंज़्यूम कर रहे हो, तो सारी आपको नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हो सकती हैं। भले वो हार्ट डिज़ीज़ या फिर स्ट्रोक हो, डायबिटिक्स हो, कैंसर हो, क्रोनिक लंग डिज़ीज़ हो, या फिर कोई अदर नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हो। तो आपके सिलेबस में बेसिकली 3 चीज़ के बारे में दिया गया है, 3 नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ के बारे में। तो उसमें सबसे पहला आपका डायबिटीज़, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़। काफ़ी अच्छे से समझाऊँगा आपको डिटेल में डायबिटीज़ के बारे में, बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो क्या बोला है, डायबिटीज़ इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ दैट हैपेंस व्हेन योर ब्लड शुगर ग्लूकोज इज़ टू हाई। तो कब होता है हमें ये? जब जो हमारा ब्लड का शुगर लेवल होता है ना, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो पूछे एग्ज़ाम में, डायबिटीज़ इज़ कॉज़्ड व्हेन लो ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर, तो ऐसे आपको पता वहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। तो डायबिटिक्स इज़ अ क्रोनिक डिज़ीज़। डायबिटिक क्या है? लंबे समय तक चलने वाला बीमारी है, जो आपको होता है, कब होता है? जब आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, एक लिमिट से बढ़ जाता है। तो इस जो फेज़ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको एक टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, हाइपर मतलब हो गया आपका ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है? तो इसको जो हाई ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज इज योर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। अब ये जो ब्लड ग्लूकोज है, ये आता कहाँ से है? ये आता है जो हम खाना खाते हैं, उससे जो मेरे बॉडी में एनर्जी मिलता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो जब एक जो ग्लूकोज का लेवल होता है ना, ये बहुत ही एक्सट्रीम बढ़ जाता है ना, तब मुझे डायबिटीज होता है, ठीक है? तो डायबिटीज बेसिकली 2 कारण से होता है। एक क्या होता है? एक होता है लो इंसुलिन प्रोडक्शन, आपके बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, जितना चाहिए उतना हो ही नहीं पा रहा है प्रोडक्शन। और दूसरा केस क्या बोला है? प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन मेरा बॉडी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो ये 2 मुख्य कारण से आपको होता है। अब पूछोगे आप सर इंसुलिन क्या है? तो आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? बस इतना समझ लीजिएगा। अब क्या बोला है? सच अ डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशंस ऑफ ब्लड शुगर ग्लूकोज व्हिच कैन डैमेज मेनी बॉडी सिस्टम्स पार्टिकुलरली द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो जो आपका मान लीजिए पेड़ का टहनी होता है, तो वैसे ही आपके शरीर में ब्लड वेसल्स होते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई हो रहा है अलग-अलग बॉडी पार्ट्स तक, नर्व्स के थ्रू। तो यहाँ पे डैमेज होता है। ठीक है? अब इंसुलिन क्या होता है, जो मैंने बताया आपको, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है व्हिच अलाउज़ द बॉडी टू यूज़ शुगर ग्लूकोज फॉर एनर्जी। तो इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज़ लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। एक क्वेश्चन आएगा, इंसुलिन कहाँ पे लोकेटेड रहता है? तो ये रहता है आपके पैनक्रियाज़ में। अब इंसुलिन क्या रहता है? एक हार्मोन रहता है, जो आपके जो ब्लड शुगर है ना बॉडी का, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है? और आगे और अच्छे से पढ़ूँगा, आपको पढ़ाता हूँ अभी।
सब क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। अब आते हैं डायबिटीज के बारे में। थोड़ा थोड़ा आपने, मान लीजिए पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो कोई भी चीजें पहली बार में एक बार अच्छे से नहीं समझ में आती है, तो दोबारा देखिएगा लेक्चर को उस केस में। तो अभी मैंने डायबिटिक्स के बारे में आपको पढ़ा दिया, अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ डायबिटीज। तो देख सकते हैं बेसिकली 3 टाइप के डायबिटीज होते हैं। तो पहला क्या बोला है, टाइप 1 डायबिटीज। दिस इज कॉज्ड व्हेन द पैनक्रियास फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। तो ये कब होता है, जब जो हमारे पैनक्रियास हैं वो क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करने में, वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो पीपल विद दिस टाइप 1 डायबिटीज नीड टू टेक इंसुलिन एवरी डे टू सर्वाइव। तो अब इनको क्या हो रहा है, अब इनके जो पैनक्रियास थे इनके बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है, तो इनको बाहर से लेना पड़ता है इंसुलिन को, भले वो इंजेक्शन के थ्रू ले या कैसे भी ले। तो क्या बोला है, इट कैन डेवलप एट एनी एज बट यूजुअली डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। तो ये आपका कोई भी एज में आ सकता है टाइप 1 डायबिटीज, पर बेसिकली देखा जाता है कि यंग लोगों को होता है, जो बच्चों को होता है, चाइल्डहुड में होता है, इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटिक्स ही बोलते हैं टाइप 1 डायबिटिक्स को, क्योंकि यंग पीपल को ज्यादा होता है। तो ये था आपका टाइप 1 डायबिटिक्स के बारे में। फिर क्या दिया हुआ, टाइप 2 डायबिटिक्स। तो टाइप 2 डायबिटिक्स में क्या दिया है, डायबिटीज में द बॉडी डजंट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ तो बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, ठीक है, पेनक्रियास फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या बोला है, द बॉडी डजंट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, या तो बॉडी मेरा उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जितना चाहिए मेरे बॉडी को, और द बॉडी सेल डोंट यूज इंसुलिन प्रॉपरली, या तो जितना प्रोड्यूस हो रहा है मेरा बॉडी उसको अच्छे से यूज नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा था, मेरा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा था। और डायबिटीज कब होता है, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टाइप 2 डायबिटीज कैसे हो रहा है, या तो उतना जितना चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या तो प्रोड्यूस कर रहा है तो मेरा बॉडी उसको सेल्स यूज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा होता है। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डायबिटीज। तो 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन है ये टाइप 2 डायबिटीज हुआ है आपको। तो अब क्या बोला है टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, इट कैन डेवलप एट एनी एज बट इज मोर कॉमनली डायग्नोज इन एडल्ट्स। अब ये बोला है थोड़े एडल्ट्स में ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये मान लीजिए ये होता है कैसे कि हमारी जो लाइफस्टाइल एक्टिविटीज है ना, मैं बहुत ही जंक फूड खा रहा हूँ, तो अभी तो हम खाते जाते हैं, पर जब हम बड़े होते हैं, थोड़ा एडल्ट लाइफ में जाते हैं, तब हमें ये सब बीमारी होता है, तो इसलिए एडल्ट्स को ज्यादा होता है। तो ये हमारा बैड लाइफस्टाइल के चक्कर में होता है टाइप 2 डायबिटीज। और मैंने बताया ये मोस्ट कॉमन है, मतलब 100% केस आ रहा है, तो 90% टाइप 2 डायबिटीज वाले केसेस आएंगे, और 10% टाइप 1 वाले मिलेंगे आपको, और कुछ परसेंट जो थर्ड वाले हैं वो मिल जाएंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज, तो इसमें क्या बोला है, हाई ब्लड शुगर दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये बेसिकली प्रेगनेंसी से, फीटस से बच्चे को हो जाता है, तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इमेजेस में दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, टाइप्स ऑफ डायबिटीज दिया है। अब ये हेल्दी पर्सन है। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, आप अपने फोन में जूम कर लीजिएगा नहीं तो। ये हेल्दी पर्सन है, तो यहाँ पे देखिए फूड हम लिए, फूड पेट में गया, हमारे पेट से क्या मिला, ग्लूकोज मिल रहा है, मेरे मसल्स तक एनर्जी जा रहा है कोई भी मूवमेंट करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या बोला, एक हेल्दी पर्सन क्या करेगा, उसका पेनक्रियास क्या कर रहा है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जब मेरे बॉडी में इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा है, तो मसल इज एबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन। तो जो मेरा मसल्स है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी मूवमेंट करने के लिए प्रॉपर चलेगा। ठीक है, तो ये हेल्दी पर्सन की निशानी है। फिर टाइप 1 डायबिटिक्स वालों क्या बोला है, फूड ले रहे हैं, स्टमक में जा रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, मसल तक पहुंच रहा है, लेकिन हो क्या रहा है प्रॉब्लम, जब पेनक्रियास से इंसुलिन आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, टाइप 1 डायबिटीज, नो इंसुलिन कोई भी, क्योंकि पेनक्रियास टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती है। तो जब इंसुलिन ही नहीं मिलेगा, तो मसल इज अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू नो इंसुलिन। तो जो ग्लूकोज था मेरा बॉडी में, जिससे एनर्जी मिलेगा, अब उसको इंसुलिन के बिना वो काम नहीं कर सकता बॉडी में, तो क्या होगा, मेरा बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, मसल इज अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू नो इंसुलिन। अब टाइप 2 डायबिटीज में देखते हैं, तो फूड स्टमक में गया, स्टमक से ग्लूकोज मिला, मसल्स में जाएगा मेरा मसल्स को यूज करने के लिए, पर पेनक्रियास इंसुलिन यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, ना के बराबर कर रहा है, या फिर कर भी रहा है तो मेरा बॉडी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है टाइप 2 डायबिटीज में। सो मसल इज अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये टाइप 2 डायबिटीज था आपका। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये था डायबिटीज के बारे में, और एक बार अच्छे से क्लासिफाई कर लेते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को, ताकि आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या बोला है, बॉडी डजंट मेक एनफ इंसुलिन, बॉडी मेरा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। और इधर क्या बोला है, बॉडी डजंट रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन, बॉडी प्रोड्यूस तो कर रहा है इंसुलिन,
पर क्या कर रहा है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, मेरी बॉडी उसको यूज में नहीं ले पा रहा है। तो इसमें क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज में, कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम रिएक्शन। जो इम्यून सिस्टम होता है ना मेरा बॉडी का, जो फाइट करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, बीमारियों से मेरे बॉडी को बचाता है, तो ये इसके चक्कर में होता है ये, कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम रिएक्शन। और जो मेरा टाइप 2 डायबिटीज होता है, ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स या फिर जेनेटिक फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, मेरे पेरेंट्स थे मोटे थे, तो मैं भी हो गया, मुझे भी डायबिटीज आ गया, तो ये टाइप 2 डायबिटीज में आता है। मैं बहुत ही चिप्स खा रहा हूँ, मोटा होते जा रहा हूँ, ओबेसिटी होते जा रहा है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स के चक्कर में कौन सा डायबिटीज होगा, आपको टाइप 2 होगा। टाइप 1 डायबिटिक्स ऑफन स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड, बचपन में होता है बेसिकली ये। और जो टाइप 2 डायबिटीज है मोर कॉमन इन मिडिल एज, थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं तब होता है हमको। सिम्टम्स कम ऑन क्विकली, सिम्टम्स डेवलप स्लोली। तो ये था ना, खाते जा रहा हूँ चिप्स, खाते जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे सिम्टम्स आते जाएंगे, लंबे समय बाद आपको पता चलेगा मेरे को यार शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया है। ट्रीटेड विथ इंसुलिन इंजेक्शन, तो इसके लिए आपको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है क्योंकि बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता इंसुलिन। तो ट्रीटेड विथ इंसुलिन इंजेक्शन। और यहाँ पे क्या बोला है, मैनेज विथ ड्रग्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए बोलेंगे और आपको बराबर मेडिटेशन देंगे। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। और डायबिटीज में एक और चीज है आपका, इसको भी समझना जरूरी है। देखिए एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था डायबिटिक्स के बारे में पढ़ाना आपको, पहले कुछ भी नहीं पता होगा ना, फिर भी आप समझ जाएंगे डायबिटिक्स क्या है और सर ने क्या पढ़ाया है। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेवल पे। अब यहाँ पे दिया है डायबिटिक्स में, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। ठीक है, अब अल्फा सेल क्या बोलता है, ये करता है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ग्लूकागोन। अल्फा सेल सिक्रेट ग्लूकागोन, अ हार्मोन दैट इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल्स, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ग्लूकागोन। ठीक है, तो क्या बोला है, इन टाइप 2 डायबिटीज अल्फा सेल्स बिकम डिसफंक्शन एंड रिलीज टू मच ग्लूकागोन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ग्लूकागोन दे दे रहा है। ग्लूकागोन क्या कर रहा है, मेरा ब्लड शुगर बढ़ा दे रहा है। और इवन व्हेन ब्लड शुगर इज ऑलरेडी हाई, फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू हाइपरग्लाइसीमिया। मैंने बताया था ना, जब मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जब मुझे डायबिटीज होता है, कैसे होता है डायबिटीज, जब मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ग्लूकागोन का काम क्या था, ग्लूकागोन का काम ये है कि वो मेरा ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। जिसका मान लीजिए बीपी लो है, ब्लड शुगर लेवल लो है, उसको ग्लूकागोन की जरूरत होगी। अब मैं नॉर्मल हूँ और मेरे में ग्लूकागोन आ गया और मेरा बढ़ गया, और तो क्या हो गया, मुझे हाई बीपी हो गया, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया मेरा। तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो क्या डायबिटीज हो जाएगा। तो जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, इसको टर्म है इसका हाइपरग्लाइसीमिया, इसको बोलते हैं। अब बीटा सेल्स क्या करता है, बीटा सेल्स आपका इंसुलिन को सिक्रीट करता है, जो मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन, हार्मोन दैट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। तो ये इंसुलिन मेंटेन करता है। ठीक है, आपका जो बढ़ता है ना, बढ़ जाएगा ब्लड शुगर लेवल, तो उसको कौन कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। तो dysfunction of these cells may cause diabetes type 1 because beta cells are often destroyed by the body's immune system leading to immune deficiency। तो आपको इम्यून सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, आपको जल्दी जल्दी बीमारी हो जाएगा अगर आपके इसमें प्रॉब्लम आएंगे तो जो मैंने आपको बताया, अल्फा और बीटा सेल्स आर लोकेटेड इन द स्लेट्स ऑफ लैंग्रेंस। ये बेसिकली पैंक्रियास के अंदर होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है स्लेट्स ऑफ लैंग्रेंस का, जो आपके पैंक्रियास के अंदर रहते हैं। तो ये काम था, आपसे पूछेगा अल्फा सेल क्या सीक्रेट करते हैं, कौन सा हार्मोन, मान लीजिए ग्लूकागोन, काम क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, इतना काम का है आपके लिए। बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन, और हार्मोन डेट लोअर्स ब्लड शुगर लेवल। डायबिटिक्स क्या था, टाइप 1 टाइप 2 समझ में आ गया आपको। टाइप्स ऑफ डायबिटीज मैंने काफी अच्छे से पढ़ा है आपको, और डायबिटीज में बताया मेरा कब होता है, जब ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो आई होप आपको डायबिटिक्स एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। या ध्यान दीजिए, अभी मैं इंग्लिश में आपको नोट्स दिख रहा है, जब आप क्लासेस में एनरोल करके पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी में भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने डायबिटिक्स के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया, मुझे लगता नहीं कि कुछ भी छूटा होगा डायबिटिक्स के बारे में। और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, तो दोबारा जब भी आपसे कोई क्वेश्चन भी आएगा ना, तो आप बिना पढ़े बिना क्वेश्चन देखे भी लगा देंगे कि एक आंसर सही होगा, सर ने ऐसे पढ़ाया था, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं इतना दिमाग लगा के आपको सारा कुछ डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो हमारा पहला डिजीज था डायबिटिक्स, ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कैसे भी कांटेक्ट करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं एट दैट मोमेंट ओनली, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको अगर जुड़ के तैयारी करनी है पूरे सिलेबस की, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर, इस पे मैसेज करके या फिर डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करके 650 रुपीज के कोर्स है, उसमें एनरोल करके पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छा कोर्स है, आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो अब हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, जो हमारा दूसरा बीमारी है वो है हाइपरटेंशन। यार समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपर बढ़ गया, क्या बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया, तो हाइपरटेंशन हो गया। तो हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, तो समझ रहे, प्रेशर, प्रेशर होता है पाइप में यार, पानी मम्मी नल, पानी धीरे धीरे आ रहा है बोलता है, वहीं प्रेशर कम आ रहा है। तो ऐसे क्या होता है,
मेरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। मान लो ये मेरा बॉडी है, ठीक है? डायग्राम तो इग्नोर करिएगा। मान लीजिए ऐसे-ऐसे टाइनी स्ट्रक्चर से ब्लड वेसल से ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो ब्लड सप्लाई होता है तो मान लीजिए मेरा ब्लड वेसल्स है। है? अब मान लीजिए यहाँ पे मैं खा रहा हूँ, जंक फूड खा रहा हूँ, फैट खा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा। हो जाएगा इकट्ठा। जब इकट्ठा होगा, मुझे यहाँ से पाइप पास करना है कोई भी चीज़ को, मान लीजिए ब्लड को, तो क्या होगा, जब नैरो हो जाएँगे इसके वॉल्स, पतले हो जाएँगे, तो पतले हो जाएँगे तो क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो इसी केस को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज अ कंडीशन इन व्हिच द ब्लड वेसल्स हैव कंटीन्यूअसली हाई प्रेशर। तो जो मेरे ब्लड वेसल्स हैं सप्लाई कर रहे हैं ब्लड को, उनमें कंटीन्यूअसली हाई प्रेशर होते जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में हाइपरटेंशन में। ये देखिए यहाँ पे डायमीटर है इसका, ये हेल्दी है, ठीक है? क्योंकि प्रॉपर देख सकते हैं, ब्लॉकेज नहीं, पतला सा पाइप है, पूरा आपका ब्लड सप्लाई हो रहा है। ब्लड वेसल्स के थ्रू, पर यहाँ पे क्या है, नैरो हो गया डायमीटर इसका, देख रहे हैं? इसका मुंह पतला हो गया है, क्यों, अंदर में ब्लॉकेज हो गया है। तो ये नैरो डायमीटर हो गया, तो क्या होगा, इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा ना, पतला पाइप में पानी आएगा तो वैसे ही आपका ब्लड आ रहा है। तो ये आपको इस केस में होता है हाइपर टेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब क्या बोला है, द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम सभी लोगों को पता है कि जो मेरा हार्ट होता है क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ईच टाइम द हार्ट पंप्स ब्लड प्रेशर इनटू द वेसल्स। तो हार्ट हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, तो वेसल्स के थ्रू जा रहा है बॉडी में वो। Vessels blood pressure is created by the blood pushing against the walls of blood vessels arteries। तो यहाँ पे एक आर्टरीज होता है, ठीक है? तो आर्टरीज क्या करता है, जो भी मेरे ऑक्सीजेंटेड ब्लड होता है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, मेरे पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है, मेरे अलग अलग ऑर्गन्स तक, अलग अलग टिश्यूज तक। तो जो सप्लाई होता है आर्टरीज, इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। जब सप्लाई हो रहा है और पाइप पतला हो जाएगा सप्लाई वाला, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा प्रेशर उसमें। तो यही बोला है इसमें, एक बार वापस रिपीट कर दूंगा। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। ईच टाइम द हार्ट पंप्स ब्लड प्रेशर इनटू द वेसल्स, ठीक है, वेसल्स के थ्रू जा रहा है। तो ब्लड प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर्टरीज। तो वॉल्स है जो आर्टरीज का ऐसे पाइप टप गया है, उसमें हम पुश करते जा रहे हैं ब्लड को, तो क्या हो जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो जा रहा है। तो द हाइयर द प्रेशर द हार्डर द हार्ट हैज टू पंप। अब मान लीजिए होता है ना कि यार, मोटर का पंप लगाते हैं कभी भी हम घर में, तो सोचते हैं कि यार ज़्यादा वॉट वाला लगाऊँगा तो पानी जल्दी प्रेशर से खींचेगा, जल्दी प्रेशर से आएगा। तो वैसे ही क्या होगा, मेरा हार्ट भी क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है ना, तो आपको जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा पानी को भेजने के लिए, आपका मोटर उतना अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मोटर क्या है, मेरा हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, तो मुझे हार्ट में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसी केस में हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं। तो आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज बिटवीन 90 260 मिलीमीटर मरकरी एंड 120 टू 80 मिलीमीटर मरकरी के बीच में आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो रहता है, ठीक है? जो पहला वाला वैल्यू होता है ना, 90 से 120 रहेगा, ये नॉर्मल है। ऊपर वाले वैल्यू को, जो पहला वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और जो आपका 60 से नीचे वाला दूसरा वाला वैल्यू है, 60 टू 80, ये वाला, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है? इसके वाले नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक होता है, ये क्या होता है पता है? सिस्टोलिक होता है कि जब मान लीजिए मेरा आर्टरी से ब्लड जा रहा है ना, जब हार्ट बीट कर रहा है, तो कितना प्रेशर है? जो हार्ट बीट के टाइम में जो प्रेशर आएगा ना, जो ऊपर वाला होता है, 90 से 120 के बीच में नॉर्मल है। और जब हार्ट रेस्ट कर रहा है, ठीक है? तब क्या पंपिंग स्पीड है, तो 60 टू 80 आता है, वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, इसको डायस्टोलिक बोलते हैं। जब रेस्ट करते टाइम, और ये जब हार्ट बीट होता है ऊपर वाला, तो 90 टू 60 से लेकर 120 से लेकर 80 तक अगर मेरा ब्लड प्रेशर है, तो नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या बोला है, हायर ब्लड प्रेशर इज 140 टू 90 मिलीमीटर मरकरी और हायर। 140 बटे 90 मिलीमीटर मरकरी से अगर मेरा इससे ज्यादा बढ़ेगा तो वो कहलाएगा हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, पूछेगा एमसीक्यू में हाई ब्लड प्रेशर कितना होगा, चार ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पहचाना पड़ेगा 140/90 मिलीमीटर मरकरी से अगर ज्यादा प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। अब ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्पेगमेनोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ब्लड प्रेशर को कौन सी डिवाइस मेजर करती है, तो आपको बताना पड़ेगा स्पेगमेनोमीटर। तो यहाँ तक आपको हाइपरटेंशन क्लियर होगा सभी लोगों को। तो यहाँ पे दिया है व्हाट कॉजेस हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है। तो स्मोकिंग, बीइंग ओबीस और ओवरवेट, डायबिटिक्स, सिटिंग एंड इनएक्टिव लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाई सॉल्ट इनटेक, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, एजिंग एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। मतलब मैं स्मोक कर रहा हूँ, मोटा होते जा रहा हूँ, डायबिटिक्स हुआ है मुझे,
मैं बैठा हूँ, इनएक्टिव लाइफ़स्टाइल है मेरा, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल खेलने नहीं जा रहा हूँ ग्राउंड पे, बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट को इनटेक कर रहा हूँ, अल्कोहल ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा हूँ, मेरा उम्र बढ़ते जा रहा है, किडनी की बीमारियाँ होती जा रही हैं। तो ये सारे कारण हैं आपको किसके? हाइपरटेंशन के, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो सिम्पटम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कैसे आपको लक्षण दिखेगा कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है? आपको बहुत ही ज़्यादा हेडेक होगा, नाकों से खून आएगा, नोज़ ब्लीडिंग होगी, फटीग होगा, थकावट लगेगी, देखने में प्रॉब्लम्स आएगी, चेस्ट में पेन होगा, डिफ़िकल्टी होगी साँस लेने में, आपकी हार्ट बीट इर्रेगुलर हो जाएगी, आपकी यूरिन में ब्लड आने लगेगा, तो ये सब साथ के सिम्पटम्स थे। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब सेलिब्रेट किया था? आपका किया जाता है 17th ऑफ मई को किया जाता है हर साल, ठीक है? से नो टू टेंशन एंड से नो टू हाइपरटेंशन। तो क्या करना पड़ेगा हमें? एक्टिवली फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। अब हम बात करेंगे जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का तीसरा पार्ट है, तीसरा बीमारी है जिसके बारे में आपका सिलेबस में दिया गया है, वो है आपका डिप्रेशन। यार सभी लोग इस एज में डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ठीक है? तो डिप्रेशन में बोला क्या है? डिप्रेशन इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कॉज फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। आप क्या हो रहा है? ऐसा मेंटल हेल्थ कंडीशन है आपको ऐसा फील करता है यार मैं बहुत ही सैड हूँ आज, होपलेसनेस हूँ, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, वर्थलेस मैं कोई काम का ही नहीं हूँ। ऐसा-ऐसा फीलिंग आता है, होता है ना डिप्रेशन में हमें, सबके साथ होता है डिप्रेशन। ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होता है। तो इट कैन बी कॉज्ड बाय अ स्ट्रेसफुल इवेंट्स। अब ये कैसे होता है कि मान लो कुछ घर में घटना घट गई, कोई बहुत ही मेरे दिमाग में चल रहा है स्ट्रेसफुल इवेंट चल रहा है, कोई फैमिली का हिस्ट्री में पता चलो घर में प्रॉब्लम चल रहा है तो मुझे स्ट्रेस लूँगा, डिप्रेशन में जाऊँगा। या फिर कोई भी आपके बॉडी के अंदर केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहा है आपके ब्रेन में, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि आपके सेरोटोनिन और डोपामाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है? तो आपको इम्बैलेंसेस के चक्कर में भी हो सकती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या हैं बेसिकली आपके मान लीजिए न्यूरॉन्स न्यूरॉन से दिमाग चलता है। आपके सप्लाई जाता है कि यार ऐसे करना है बॉडी, अब खुश रह, अब दुखी हो जा। तो ये ट्रांसमीटर्स होते हैं जो अब आपको ट्रांसमिट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ऐसे रिएक्शन देना है, ठीक है? तो ट्रीटमेंट क्या-क्या होता है डिप्रेशन के? साइकोथेरेपी आपको कुछ दिमाग का ट्रीटमेंट देंगे, मेडिटेशन कराएँगे, आपके लाइफ़स्टाइल में चेंजेस कराएँगे। आप लोग आपको इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी देंगे, थ्रू द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कुछ थेरेपी। अब यहाँ पे क्या दिया हैप्पी केमिकल्स दिया है, तो 4 बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनको हम हैप्पी केमिकल्स बोलते हैं, जो है डोज़, ठीक है? ऐसे करके याद कर सकते हैं। डी से होता है डोपामाइन जो एक रिवॉर्ड केमिकल होते हैं, हमें खुश कराते हैं, ठीक है? यार मैं जीत गया, तो उस समय मेरा ये डोपामाइन रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर, ठीक है? न्यूरोट्रांसमीटर ऑक्सीटोसिन जब हम लव वन से मिलते हैं, तो लव हार्मोन इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। सेरोटोनिन यार मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ आज, मूड मेरा स्टेबलाइज़्ड है। और एंडोर्फिन आपको पेन किलर का काम करते हैं। दर्द हो गया फिर आप दर्द झेल पाते हैं। तो ये सब आपके केमिकल्स काम करते हैं, जिनको हम डोज़ से रिप्रेज़ेंट करते हैं। सो दिस वाज़ योर अबाउट डिप्रेशन। अब हम बात करते हैं कुछ-कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन, क्या-क्या सिम्पटम्स हैं? कैसे-कैसे पता चलेगा कि मैं डिप्रेशन हो रहा हूँ? पर्सिस्टेंट सैडनेस और फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, यार क्या हो रहा है ये पर्सिस्टेंट, बार-बार मुझे फ़ील हो रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। फिर क्या बोला डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप और स्लीपिंग एक्सेसिवली, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या तो सो ही नहीं पा रहे हैं। आपका वेट बढ़ा, यार मैं मोटा हो रहा हूँ क्या? बार-बार आपको ऐसा लगेगा। आप कहीं पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? बहुत ही उल्टा-पुल्टा सोचते रहते हैं दिमाग में। आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है। जो आप पहले काम में एन्जॉय करते थे, आप थका-थका सा लग रहा है आपको। आपके मन में ऐसा करे यार मैं सुसाइड कर लूँ क्या? मर जाऊँ क्या? ऐसा-ऐसा फीलिंग आ रहा है। आपको लग रहा है मैं कोई काम का ही नहीं हूँ, सब चीज़ के लिए जो भी हो रहा है मेरे साथ सबका ज़िम्मेदार खुद हूँ, गलती मैं हूँ। तो ये सब आपके डिप्रेशंस के सिम्पटम्स थे, साइन्स एंड सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन। तो क्लियर हो गया होगा, अब तक के जो इस लेक्चर पढ़ रहा है, आपको पता होगा 2025 का नया सिलेबस आया है फिजिकल एजुकेशन डोमेन का, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 जिसमें आपका पहला का टॉपिक है मेजर डिजीज़, इसके अंदर 2 सब टॉपिक है, एक है आपका कम्युनिकेबल, एक है नॉन कम्युनिकेबल। तो जो इससे पिछला वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको कम्युनिकेबल के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, एचआईवी इन्फेक्शन। और अभी मैंने आपको पढ़ाया है नॉन कम्युनिकेबल डायबिटिक्स, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के बारे में, ठीक है? तो अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। आप वीडियो को पॉज़ करके आंसर करते रहिएगा, देखिएगा कि आपको मैंने पढ़ाया, आपको कितना समझ में आया और कितने आंसर्स आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो राइट साइड में आपको टाइमर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? 15 सेकंड्स का टाइमर है, उतने में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन? लिवर, पैनक्रियाज़, किडनी, स्टमक। मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। जो इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है? ये करता है आपका पैनक्रियाज़, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हिच टाइप ऑफ डायबिटीज़ इज़ मोस्ट कॉमन? मैंने आपको पढ़ाते वक़्त बताया था कि ये डायबिटीज़ 90% लोगों को होता है, तो वो कौन-सा डायबिटीज़ था आपको बताना है। तो वो है आपका दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि आपको 90% लोगों को पाया जाता है। क्यों होता है? ओबेसिटी के चलते, लाइफ़स्टाइल चेंजेस के चक्कर में, जो हमारे इनहिबिट रहती है।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है आपका, और आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। विच हार्मोन लोअर्स ब्लड शुगर लेवल्स? ग्लूकागोन, इंसुलिन, एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल। तो जो कौन सा हार्मोन है आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, लोअर करता है। तो मैंने बताया था आपको कौन काम करता है, इंसुलिन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। विच लाइफस्टाइल चेंज कैन हेल्प प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज? तो क्या चीज मैं ऐसा करूंगा कि मेरा टाइप 2 डायबिटीज से मैं बच सकता हूँ? ईटिंग मोर शुगर, रेगुलर एक्सरसाइज, लेस वाटर इनटेक और मोर प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब चिप्स वाला खाना, ये सब ज्यादा प्रोसेस्ड फूड को खाना, ज्यादा शुगर खाना। तो सिंपल सा आंसर है यार, रेगुलर एक्सरसाइज, इसको करके मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच डायबिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटिक्स? मैंने पढ़ाते वक्त बताया था आपको कि इसको जुवेनाइल डायबिटिक्स बोलते हैं क्योंकि यंग पीपल को होता है ज्यादा। तो ये कौन सा था, वो था आपका टाइप कौन सा, 1-2 जेस्टेशनल, कौन सा था, वो था आपका टाइप 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच फूड इज बेस्ट फॉर डायबिटिक डाइट? मान लीजिए किसी को डायबिटिक हुआ है, ठीक है, डायबिटिक्स, तो उसके लिए कौन सा फूड अच्छा रहेगा? शुगरी ड्रिंक्स, होल ग्रेन्स, व्हाइट ब्रेड, आइसक्रीम। तो उसके लिए क्या रहेगा अच्छा, आपको बताना है। शुगरी ड्रिंक्स, होल ग्रेन्स, व्हाइट ब्रेड, आइसक्रीम। आइसक्रीम आइसक्रीम पानी आ रहा है मुंह में, पर इसका आंसर क्या होगा, होल ग्रेन्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच नंबर रिप्रेजेंट्स हाई ब्लड प्रेशर? ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि कौन सा नंबर इसमें से, मैंने बताया था जो पहले वाला होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जिसमें क्या मेजर करता है सिस्टोलिक, कि मेरे आर्टरीज पर जब मेरा हार्ट बीट हो रहा है तो क्या प्रेशर है, वो सिस्टोल में सिस्टोलिक प्रेशर मेजर करता है। नीचे वाला जो दूसरा वैल्यू होता है वो डायस्टोलिक होता है, जब मेरा हार्ट बीट रेस्ट कर रहा है तो उसके बीच में जो प्रेशर होता है वो होता है डायस्टोलिक। तो कितना होता है हाई ब्लड प्रेशर, कितने रेंज से बाहर जाएगा तो मेरा हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 140 टू 90 मिलीमीटर मरकरी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हाइपरटेंशन? मैंने सिंपल शब्दों में पढ़ाया था हाइपरटेंशन का दूसरा नाम आपका क्या है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो क्या है आपका हाइपरटेंशन का दूसरा नाम, वो है आपका हाई ब्लड प्रेशर। तो आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? तो कौन सा सिम्टम्स है डिप्रेशन का? सैडनेस, मुझे यार दुखी लग रहा है, एनर्जी नहीं मिल रहा है, यार मुझे कहीं काम करने का मन नहीं कर रहा है कुछ आज, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो सिंपल सा आंसर है, क्या होगा डिप्रेशन का सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स सारे होंगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच विटामिन हेल्प्स इंप्रूव मूड एंड रिड्यूस डिप्रेशन सिम्टम्स? कौन सा विटामिन हेल्प करता है आपका मूड को इंप्रूव करने में और जो भी आपको डिप्रेशन होता है उसको कम करने में? विटामिन ए या सी, विटामिन सी एंड बी, विटामिन डी एंड बी, विटामिन के एंड ई। तो आंसर बताइए फटाफट, आपके सामने टाइमर भी चल रहा है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर करते चलिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। मैं जो करा रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सो आंसर विल बी विटामिन डी एंड बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस? इतना पढ़ाया सर ने, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, आपको सिंपली ऑप्शन पढ़ना है। ऐसा लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चारों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा लगेगा इजी पर होता क्या है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चीज आपको नहीं होना है। तो क्या बोला है आपका, सिंपल सा है, थर्ड ऑप्शन पढ़िए, क्रोनिक डिजीजेस नॉट स्प्रेड बाय इन्फेक्शन, जो नहीं फैल सकती हैं और जो लंबे समय तक चलती हैं, तो वो हो जाएंगी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेथड टू प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? कौन सा प्राइमरी मेथड है, मतलब मैं सबसे पहले हम कर सकते हैं प्राइमरी बेसिक लेवल पे, ताकि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर पाए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैल सकती हैं। तो वैक्सीनेशन लेंगे, एंटीबायोटिक्स लेंगे, या फिर अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, या फिर नन ऑफ दिस। तो यार बेसिक सा चीजें प्राइमरी पूछा है, तो क्या होगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाऊंगा मैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? आपको पहचाना है इसमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर किया करिए। डायबिटिक्स, हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस या फिर कैंसर? तो आंसर सिंपल सा यार, ट्यूबरक्लोसिस, मैंने कल पढ़ाया था ना आपको। ठीक है, तो ये था दोस्तों बेसिकली ये हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा हमने, ये था आपका डेमो लेक्चर। अगर आप भी चाहते हैं पूरी कोर्स की तैयारी करें फिजिकल एजुकेशन डोमेन की, काफी अच्छा कोर्स है, बिलीव मी, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर जाके, या फिर 7049200973 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको क्लास में एनरोल करना है, मैं बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है 20 मार्च 2025 से। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे यूनिट्स के कंप्लीट डिटेल नोट्स मिलेंगे,
सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, जैसा आपने देखा होगा मैंने पढ़ाया कुछ यूनिट्स के। टेस्ट सीरीज़ जैसा आपका एनटीएम होगा, आप घर बैठे-बैठे लैपटॉप में दे सकते हैं, फ़ोन में दे सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा एडमिशन तक और एडमिशन के बाद भी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट जो भी प्रोसेस होते हैं, पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इस कोर्स के लिए और 500 से ज़्यादा सिलेक्शंस हो चुके हैं और हमारे पास काफ़ी सीयूटी, यूजी फिजिकल एजुकेशन 2023-24 के ऑल इंडिया टॉपर भी हैं। तो ये था बी इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम, बाकी डिपेंड्स ऑन यू, आप कहाँ जॉइन करना चाहते हैं। देख सकते हैं सारा नोट्स मैंने बनाया हुआ था यूनिट 1 का, काफ़ी अच्छा है, ठीक है? तो आप जॉइन कर लीजिएगा जल्दी से क्लासेस को। बाकी कोई भी डाउट आती है, लेक्चर जो भी मैंने आज पढ़ाया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आया, क्योंकि इतना एनर्जी से, एंथुसियाज़्म से पढ़ाने आता है आपको, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।